हेलो स्टूडेंट, बीपीएससी 66 मेंस देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं। जो मेरे पास सबसे अधिक समस्या अभी मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर आ रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन के पीछे जो टेल वर्ड जुड़ जा रहा है वो आपके पूरे क्वेश्चन को बदल रहा है। वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ पा रहे। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था, एक नहीं आई थिंक 2 वीडियो चला गया होगा। फिर भी नए स्टूडेंट हैं, दिक्कत उनको हो रही होगी। मेरे भी क्लास में कुछ है, उनको भी फील हो रहा था। तो ये समझ में आया कि ओवरऑल ये एक प्रॉब्लम है जो या तो बिगिनर है या पहले से भी है, अगर सही तरीके से वो समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो यहां पे दिक्कत है। आंसर राइटिंग करना, फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये एक आर्ट है, ये एक कला है, हवा में नहीं सीखा जा सकता। ये नहीं है कि आपको सारे पैतरे बता दिए जाएं और आप सीख लो। ठीक उसी तरह से स्विमिंग यानी स्विमिंग आप जो है बैठ के नहीं सीख सकते। स्विमिंग सिखाने वाला आपको सारा कुछ बता देगा, लेकिन जब कूदोगे ना तो पहली बार वही एक्सपीरियंस होगा जो अनजाने को होता है। लेकिन इसी तरह से अभी मैं जितनी भी बातें कहूंगा सब आपके काम की है, लेकिन लिखने बैठेंगे तो दिक्कत होगी, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन पहले से जान रहे होंगे तो पता चल सकता है कि यहां ये दिक्कत हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को बदलेंगे। स्टार्टिंग से ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और हम आंसर राइटिंग पे पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक, शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कैसे करें, देखिए आंसर आप लिखने जा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में या घर में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। एज फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सवाल मैंने दिया था, कई सारे लोगों ने गलती किया ना, कि सवाल क्या था कि बिहार में गरीबी का कारण केवल एक प्राकृतिक आपदा है, ऐसा करके मैंने दिया था। बाद में आंसर भी आपको दिखा दिया। उसमें समस्या क्या थी, सवाल नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत में सबसे पहले आपको सवाल समझना है। सवाल समझने के लिए सवालों को 4-5 बार पढ़ना है। इसके बाद उसको टुकड़े में तोड़ना है। टुकड़े में तोड़ने के बाद, अभी एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको रफ में लिखना है कि आप उस सवाल में क्या क्या डालना चाहते हैं। उसमें क्या, क्यों यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन यानी कब, कहां, इस तरह के वर्ड आपको डालने हैं ताकि आप पॉइंट्स को निकाल सको। ठीक है, ताकि आप पॉइंट्स को निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, मॉनसून क्यों आती है। अच्छा, तो मॉनसून क्यों आती है, तो यहां पे क्यों आती है, कब आती है, कहां आती है और कैसे आती है। हो गया। इसी पे तो आपका सारा क्वेश्चन ही निकल जाता है, किसी भी तरह का सवाल हो। अब ये जो टेल है उस सवाल को कन्वर्ट करता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि सवाल को कैसे हम मूव कर दे, कैसे उसके अकॉर्डिंग टर्न कर ले। अब क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, इस तरह के सवाल जब आप पूछने लगेंगे तो जवाब भी बाहर निकलने लगेगा। लेकिन जब आप सवाल को समझ लीजिए, अभी तैयारी करने के दौरान आप एक रफ डाटा तैयार कीजिए, उसके अंदर पॉइंट्स लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं उसको लिखिए। अब जब आपने उसको कर लिया और आपने जब लिखना शुरू किया तो आपके पास पहला सवाल आएगा कि कितने शब्दों में लिखें। दिमाग में आता है ना, बार बार सवाल लाइव क्लास के अंदर ही पूछा जाता है, वर्ड लिमिट। कहीं पे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी ऐसे धुरंधर के चक्कर में हैं, जो आपको बताएंगे कि नहीं, यहां पे तो ग्रेजुएशन के टीचर चेक करते हैं पेपर, तो जितना लंबा लिखोगे ना उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। वो खुद नहीं लिखते होंगे, आपको लिखवा देंगे। तो वर्ड लिमिट का सीधा कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर बराबर 10 वर्ड। ठीक है, 15% प्लस माइनस, यानी 1 नंबर का सवाल है तो 10 वर्ड, 10 नंबर का सवाल है 100 वर्ड, 38 नंबर का सवाल आ रहा है 380 सब, प्लस माइनस 15% आप कर सकते हैं। 15% ज्यादा या कम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कम या ज्यादा लिखिएगा नंबर कट सकता है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल, पेन, क्या 2 पेन का यूज कर सकते हैं, क्या पेंसिल का यूज कर सकते हैं। सामान्यतः 2 पेन का यूज नहीं कर सकते, लिखा हुआ है। क्या अंडरलाइन कर सकते हैं, तो लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते, बट अंडरलाइन हल्का करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली अंडरलाइन कर सकते हैं। पेन भी ब्लैक एंड ब्लू को लोग यूज कर लेते हैं। आपको डर लगता है, मत कीजिए। आपको लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेना, मत लीजिए, एक ही पेन का यूज कीजिए, लेकिन जरूरी पे अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसके कारण आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे पेन यूज कर लिया, अभी व्हाइट पेज में आपको यूज करना है।
आपको व्हाइट पेज पे आंसर लिखना है। आज भी हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर कई सारे आंसर आ रहे हैं जो बिल्कुल लाइनिंग वाले पेज में। पहले तो मैं चेक कर दे रहा था, अब उसको काट के फेंक देता हूं, छोड़ देता हूं, चेक ही नहीं होता। जब तक व्हाइट में नहीं आएगा तब तक लिखने का क्या मतलब, वहां आपका लाइन टेढ़ा हो जाएगा, आपकी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो जाएगी। हैंडराइटिंग से याद आया, हैंडराइटिंग को लेके भी बहुत इश्यू है। एक बात बताइए मुझे, आप पूछते हो कि सर हैंडराइटिंग मेरी बहुत खराब है, क्या होगा? देखिए हैंडराइटिंग आपको पता है कि 3 घंटे में आपको जो सवाल पढ़ना है, समझना है, याद करके लिखना है, आसान काम नहीं है। चेक करने वाले को भी पता है आपका हैंडराइटिंग गड़बड़ होगा, आपका हैंडराइटिंग बिगड़ेगा, उनको भी पता है। लेकिन इतना बिगड़ गया कि अगर हम पढ़ ही नहीं पाए तब तो हो गया। जब पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनको चश्मा ऊपर नीचे करना पड़ गया, बुजुर्ग लोग सब चेक करते रहते हैं तो गुस्सा ही जाएंगे। तो एटलीस्ट हैंडराइटिंग इतना होना चाहिए कि आसानी से पढ़ा जा सके, मोतियों की तरह हैंडराइटिंग हो, ऐसे जरूरी नहीं है। एक और फ्लो चार्ट जरूर बनाइए, आंसर के अंदर फ्लो चार्ट जरूर बनाइए, लेकिन इतना डिजाइनिंग मत करते रहिए कि उसी के अंदर आपका टाइम खत्म हो जाए। कुछ आंसर में मैंने दिखाया है कि किस तरह से फ्लो चार्ट बनाया जा रहा है, एकदम से सारी नक्काशी कर दी गई है, तो ये काम भी नहीं करना है। इसके बाद अब हम आते हैं सीधा, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बीच का पार्ट बॉडी होता है। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है। यानी पहले आपको हर एक सवाल के अंदर, हर एक सवाल में आपको जब जवाब देंगे तो ऊपर में एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बीच में आप कंटेंट लिखेंगे और लास्ट में अच्छे से कंक्लूड करेंगे। सिचुएशन कितना भी खराब हो, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव हो, यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक एक वर्ड का यूज करते हैं, एक एक वर्ड को देखते हैं और उसको हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। अभी जो बीपीएससी ने सवाल पूछा है उस पे भी हम लोग देखेंगे। अब सवाल क्या है? सवाल है पहला, व्याख्या करिए, वर्णन करिए, टिप्पणी कीजिए, प्रकाश डालिए, स्पष्ट कीजिए, इतना ही। पहला व्याख्या करना है, वर्णन करना है, टिप्पणी करना है, प्रकाश डालना है, स्पष्ट करना है। यानी कमेंट कीजिए, क्लियर कीजिए, थ्रो लाइट और क्लियर इसको कर दीजिए, ठीक है। यहां पे एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह के जैसे ही हिंदी या अंग्रेजी में आपको किसी भी क्वेश्चन के पीछे शब्द नजर आ जाए, शब्द नजर आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली उस सवाल को एक्सप्लेन कर देना है, बिल्कुल साधारण भाषा में, ठीक है। बिल्कुल साधारण तरीके से आपको उसकी व्याख्या कर देनी है। असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या करें, ठीक है। मॉनसून की विशेषता की व्याख्या करें, भारत के मिट्टी की विशेषता की व्याख्या करें, उसके प्रकार की व्याख्या करें। कुछ नहीं, उसका प्रकार लिख दो, मॉनसून की विशेषता लिख दीजिए, असहयोग आंदोलन के कारणों का उल्लेख कर दीजिए। सिंपल सवाल पूछा गया है, सीधा जवाब दे दीजिए। आपसे सीधा पूछा गया है कि वर्णन, व्याख्या, टिप्पणी, इस तरह की। लेकिन यहां पे एक और चीज आएगा, हम बाद में बात करेंगे। हो गया, सिंपली इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है, जो पॉइंट है उसको अरेंज करके लिख देना है। इसके बाद इसी के साथ एक वर्ड लगा हुआ है, विवेचना करें, या यहां पे एक और वर्ड आएगा, मीमांसा करें, ठीक है। तो विवेचना या मीमांसा करके वर्ड आ जाएगा। तो चीज यही है, यहां पे इसकी थोड़ी सी लिखने का जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा लॉजिकल ज्यादा हो जाएगा, उसके अंदर फ्लो पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक्चुअली यहां पे क्या है ना, इस पॉइंट में तथ्यों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन में फैक्ट्स के राइटिंग स्टाइल के साथ फैक्ट पे भी ध्यान दिया जाएगा। यहां पे फैक्ट के साथ आपके आंसर के फ्लो पर ध्यान दिया जाएगा। आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसको लॉजिकल कैसे प्रूफ कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो एक्सप्लेन ही इसके अंदर भी करेंगे, लेकिन जहां यहां साधारण भाषा का प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा तार्किक हो जाएगा, ज्यादा शार्प हो जाएगा, यही अंतर है। अगला है मूल्यांकन करें, परीक्षण करें, परीक्षा करें, गुण या दोष। अक्सर हम मूल्यांकन को लोग क्रिटिकल मूल्यांकन के अंदर लेके चले जाते हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, मूल्यांकन करें, इवेल्युएट करें, एग्जामिन करें, ठीक है। गुण या दोष, मेरिट और डिमेरिट बताएं। इस तरह के जहां सवाल होंगे वहां पे निगेटिव भी अपने आप आ जाएगा और पॉजिटिव भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका हम मूल्यांकन करने जब जाएंगे तब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हमें नजर नहीं आएंगे। जैसे आप हमें जब मूल्यांकन करोगे, हम आपका मूल्यांकन करेंगे, हम कहेंगे कि सामने जो लड़का खड़ा है रवि नाम का,
उसको मूल्यांकन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? या तो आप उसकी बुराइयों से शुरू करेंगे या आप उसकी अच्छाइयों से शुरू करेंगे। अच्छाई से शुरू करेंगे तो बाद में बुराई पे आना है, बुराई से शुरू करेंगे तो बाद में अच्छाई पे आना है, आना तो है। यानी जब आप मूल्यांकन करेंगे तो उनकी अच्छाई और बुराई को आप एक जगह रखेंगे, तभी तो जाके एक वैलिड कंक्लूजन करेंगे। आपसे पूछा गया कि असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, तो आप असहयोग आंदोलन के कारण बताएंगे, वो कितना सक्सेस हुआ उसको बताएंगे, क्या क्या उसके अंदर निगेटिव चीजें थी वो आप बताएंगे, तब कंक्लूड करेंगे। अगर आपसे सिंपल सा पूछा गया कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इनके कार्यों का मूल्यांकन करें, तो जब इनके कार्यों का मूल्यांकन की बात होगी तो आप उनके अच्छे कार्यों को भी गिनवाएंगे, कुछ निगेटिव कार्य होंगे वो भी गिनवाएंगे, तब कंक्लूड करेंगे ना। तो जैसे ही मूल्यांकन वर्ड आ गया, ठीक है, जैसे ही मूल्यांकन वर्ड आ गया, यहां पे निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट डालेंगे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो जो क्वेश्चन है वो निगेटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है या पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उसकी मात्रा को आगे पीछे करेंगे। फिर एग्जामिन करें। अब एग्जामिन भी जब आप करने जाएंगे तो दोनों चीज देखेंगे ना, उसके निगेटिव एस्पेक्ट को भी देखेंगे, पॉजिटिव को भी देखेंगे। परीक्षा जब करेंगे एज इट इज, गुण और दोष, तो गुण भी आ गया है तो क्लियर ही है, मेरिट भी बताना है, डिमेरिट बताना है, भाग ही नहीं सकते। अब यहां पे चलिए एक और करते हैं। उसके बाद ये है वर्ड विश्लेषण करें, यानी एक्सप्लेन करें, नहीं विश्लेषण करें, ठीक है। यहां पे जो विश्लेषण करे शब्द है, अब इस शब्द के साथ आप क्या करोगे? ये आपसे क्या मांग रहा है? दो वर्ड होता है, एक होता है संश्लेषण, एक होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है जो आपके पास क्वेश्चन है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़िए और उसको एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए। छोटे छोटे टुकड़े में तोड़िए और इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहां, जो भी लगाना है सब लगा के सवाल पूछ डालिए। उसका जो जो जवाब आता है सब यहां पे लिख डालिए, ठीक है। यानी विश्लेषण का मतलब होता है जो आपके पास बड़ा टुकड़ा मिला है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए और उसको तोड़ के इस तरह के सवाल कीजिए खुद से। उसमें जो जवाब आपको आता है उस जवाब से यहां पे इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के फिर उस पे पॉइंट्स लिखना आपको विश्लेषण कहलाता है। अब यहां पे लास्ट वर्ड आ रहा है कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना। यहां पे मूल्यांकन, यहां आलोचना। देखिए ये आलोचना शब्द यानी निगेटिव को दिखाता है, ठीक है। आलोचना मतलब आपको शिकायत करनी है, आप उसके नकारात्मक पक्ष को दिखाना है, निगेटिव एस्पेक्ट को आपको शो करना है। जैसे ही किसी भी वर्ड के आगे आलोचना वर्ड आ जाएगा, एक नॉर्मल रेशियो जो होता है वो 70:30 का हो जाएगा। ये जो है निगेटिव पॉइंट, ध्यान से समझिए, निगेटिव पॉइंट 70% के आसपास लिखना है और पॉजिटिव पॉइंट 30% के आसपास लिखना है। यानी 100 लाइन लिख रहे हो तो 70 लाइन निगेटिव और 30 लाइन पॉजिटिव। अब थोड़े बहुत इधर उधर क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जब आपको ये नॉर्मली मूल्यांकन, परीक्षा, गुण और दोष लिखना होता है तो 30% प्लस हो जाता है और 70% माइनस हो जाता है। जब क्रिटिसिज्म नहीं होता, सवाल ठीक ठाक है, तो वहां क्रिटिसिज्म कम करना है और फेवर में ज्यादा लिखना है। लेकिन क्रिटिसिज्म वर्ड डाल दिया तो आपका ये पूरा रेशियो पलट जाता है और लगभग 70% नकारात्मक पक्षों पे जोर रहेगा और 30% सकारात्मक पक्षों पे जोर रहेगा। अब ये क्रिटिसिज्म यहां भी हो सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, आलोचनात्मक परीक्षा करें, आलोचनात्मक व्याख्या करें, वर्णन करें, आलोचनात्मक टिप्पणी करें, प्रकाश डालें या विवेचना करें। आलोचना वर्ड जहां लग गया, सिंपल सी बात है, उसी पर्टिकुलर सवाल को आपको एक्सप्लेन कर देना है निगेटिव एस्पेक्ट पे को जोड़ देते हुए, बाकी सब वही रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो सबसे अहम है कि जब आप ये लिख रहे होंगे आपके आंसर फॉर्मेटिंग बदल जाएगा। यहां पे भी इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा, लेकिन यहां के कंक्लूजन का वो वेटेज नहीं होगा, वो महत्व नहीं होगा जो इस मूल्यांकन, परीक्षण और परीक्षा वाले का होगा। क्योंकि यहां पे आपसे डिमांड ही किया गया है कि आप निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को बताते हुए उसका रिजल्ट दीजिए, और रिजल्ट दीजिए इसका मतलब एक सॉलिड कंक्लूजन दीजिए। यहां अगर कंक्लूजन आपका कमजोर है
तो नंबर कट जाएगा, अच्छा खासा नंबर कट जाएगा, क्योंकि यहां पे आपसे एक वैलिड कंक्लूजन की डिमांड ही की गई है। ये क्वेश्चन के टेल में लगा के ही आपको फंसा लिया गया है कि अब आपको करना ही करना है। लेकिन यहां पे कोई खास नहीं, यहां पे आप एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 मिनट के लिए कंक्लूजन छोड़ भी देते हैं, 2 लाइन में भी लिख देते हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। लेकिन यहां एकदम से सॉलिड कंक्लूजन चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहां क्रिटिसिज्म वर्ड जहां भी लगा निगेटिव एस्पेक्ट चला जाएगा, लेकिन कंक्लूड करेंगे तो कोशिश करना पॉजिटिव या आशावादी तरीके से रहना। तो ये आपके जो पीछे का जो टेल है वो है, इसको क्लियर कर लीजिए। अब कुछ सवाल देखते हैं। सवाल पहला किसका है, किस साल का है? 64 का है। सुनिए, क्वेश्चन है, पहला ही है, क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी भारत में जो खाद्य सुरक्षा की जरूरत है, भारत में जो खाद्य सुरक्षा की जरूरत है उसको एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है, वो भी क्या, क्रिटिकली। अभी मैंने बोला क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी आपको इसके निगेटिव ऑपरेशन कर देना है, एकदम ऑपरेशन कर देना है, उसमें नकारात्मक पक्षों पे ज्यादा जोर देना है। आ गया सवाल। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की व्याख्या करें। यानी एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, सिर्फ व्याख्या करना है। यानी WTO का भारतीय इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में क्या रोल है, इसको एक्सप्लेन करना है। जब रोल एक्सप्लेन कर रहे होंगे, एकदम ध्यान से समझो, जब रोल आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो कोई भी रोल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो कितना पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए और कितना निगेटिव है, दोनों बात लिखेंगे। लेकिन यहां पे चूंकि आलोचना शब्द नहीं लिखा गया है, तो यहां पे पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, निगेटिव एस्पेक्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है? ये काम आपको करना है। अगला क्या है? अगला है कि जब तक भारत की जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं हो जाती, नहीं की जाती, तब तक आर्थिक विकास को सही रूप से नहीं देखा जा सकता। इस कथन का परीक्षण करना है। क्या लिखा हुआ है कि अनलेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेक्ड इन इंडिया, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी जज्ड इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। यहां पे लिखा गया कि जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती, तब तक आर्थिक विकास को सही तरीके से नहीं देखा जाएगा, नहीं हो सकता। कथन का परीक्षण कीजिए। सवाल एक बार मैंने पूछा भी है। अब यहां पे बोला गया है कि जनसंख्या वृद्धि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, तब तक हम उसको नहीं देख सकते। आप बताएंगे, क्योंकि आप एग्जामिन कर रहे स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट के फेवर में भी लाइन लिखेंगे, लेकिन तुरंत काटेंगे कि नहीं और भी चीजें हैं जिसके कारण इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रुक रहा है, और इस पॉपुलेशन का हम उसको बढ़ाने में भी यूज कर सकते हैं। आप तुरंत उसको एग्जामिन करेंगे, पहले उसके फेवर में लिख दोगे, फिर उसको निगेटिव करेंगे, और जो कंक्लूजन आएगा, जो परीक्षण का रिजल्ट आएगा, वो आप कंक्लूड कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया? और क्या है, देखिए अगला है, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है, विवेचना कीजिए। अगला है उसी में जुड़ा हुआ है, न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। यानी जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए रिसेंट phenomena in the Indian governance. Comment and bring out the main argument in favor and against of judicial activism. यानी यहां दो वर्ड का यूज किया गया है, विवेचना और स्पष्ट। ठीक है, विवेचना, यहां पे विवेचना है और यहां स्पष्ट है। यहां पे क्या कहा गया है कि न्यायिक सक्रियता जो है, न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है, विवेचना कीजिए। तो आप बताइए कि किस तरह से न्यायिक सक्रियता नवीन अवधारणा, और क्यों कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, और क्यों कोर्ट इसको लागू कर रही है, और न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष। अब इसको बताइए कि गुण और दोष। ठीक है, आपको पक्ष भी बताना है, विपक्ष भी बताना है, गुण और दोष। ये एक स्टेटमेंट है, यहां पे लेने की जरूरत इसको नहीं है। पक्ष और विपक्ष को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी गुण या दोष को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आपने स्पष्ट कर दिया और एक सॉलिड मूल्यांकन लिख दिया, हो गया आंसर। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और एक टेल बदल जाने के कारण आपका सवाल जहां पे परीक्षण आ गया,
वहां अस्पष्ट करेंगे तो नहीं चलेगा, और जहां अस्पष्ट करे आ गया वहां परीक्षण करेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है, आपके क्वेश्चन का जो बीच का बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, वही बदल जाता है। ओवरऑल पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है, आंसर ही बदल जाता है, लेकिन बीच का स्ट्रक्चर बदल जाता है सबसे ज्यादा। तो इस बात का ध्यान रख के आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और एग्जामिनेशन में आंसर लिखिए। रफ वर्क जरूर कीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर भी 1 से 2 पेज लास्ट में है रफ के लिए, उसका यूज जरूर कीजिएगा। नहीं भी करते हैं, एक्सपर्ट भी है, तब भी कर दीजिएगा। जो कॉपी चेक करेंगे वो खुश हो जाएंगे कि लड़के ने जम के मेहनत की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसको यूज कीजिए, आई थिंक इससे चीजें आसान हो जाएगी। और तब भी नहीं होती है, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहेगी। ठीक है, जब तक आसान नहीं होगी तब तक करेंगे आसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।